अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें हमारे वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आराम से हमारी वीडियो आ पाए। अहमद इरफा को डांट रहा होता है ताकि वो नाइटी पहन ले उसका दिया हुआ गिफ्ट, लेकिन इरफा हमेशा की तरह उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रही होती है। वो सोच रही होती है कुछ ऐसा करूँगी जिसके बाद इल्ज़ाम मेरे पे भी नहीं आएगा और अहमद भी मुझे नहीं डांटेंगे कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। इधर इरफा ये सब सोच ही रही होती है, दादी सीढ़ियों पर चढ़ के इनकी इनसे कुछ बात करने के लिए आ ही रही होती है कि दादी को कुछ चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं। और जैसे ही वो बाकी घर वाले उन्हें देखते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर जब दौड़ दौड़ के वहाँ जाते हैं तो दादी को सर में चोट लग चुकी होती है। अहमद जब घर वालों की शोर-गुल पर बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि दादी को चोट लगी है। वो भागता-भागता जैसे जाता है, इतने में इरफा को ये लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो गया है, सब दौड़-दौड़ कर बाहर ही जा रहे हैं। पहले तो मैं ठीक थी, पता नहीं क्या हो गया है। इरफा जब सबके पीछे जा रही होती है तो वो देखती है कि सब एम्बुलेंस को कॉल कर रहे होते हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इरफा इससे पहले कि अहमद से कुछ पूछती, वो जो अपनी दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, तो इरफा की अम्मी वहाँ पे बैठी हुई होती हैं कि भाई साहब आप चले जाएँ, हम कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अम्मी क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, वो थोड़ा दादी को चोट लग गई है, दादी हॉस्पिटल चली गई है। दादी ठीक तो है ना? क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि ये दादी को चक्कर आ गए, उसी वजह से यही हुआ है। लेकिन किसी को किसी प्लानिंग प्लॉटिंग की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। खैर जब वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि जो दादी हैं उनकी तो पहले ही डेथ हो चुकी है और वो हॉस्पिटल आने से पहले ही इंतकाल कर गई थी। ये न्यूज़ सुनने के बाद अहमद के अब्बू को बड़ा झटका लगता है। इतना सब कुछ खुशी और अच्छे से चल रहा था और अचानक ये सब कुछ इतना अजीब और अजीब तरीके से इतना कुछ गम में बदल गया कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इरफा बार-बार अहमद को कॉल कर रही होती है और अहमद पहले तो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। उसके बाद इरफा क्या करती है कि अहमद के अब्बू को कॉल करती है। जब वो अहमद के अब्बू को कॉल करती है तो वो बताते हैं कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। इरफा सहम सी जाती है। ओह माय गॉश! बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? अम्मी वो दादी का इंतकाल हो गया। क्या? अभी तो सही सलामत थी, हमारे साथ बातें कर रही थी, खाना खा रही थी, आराम से वहाँ पे आ रही थी आपसे कुछ बात करने के लिए, उनका इंतकाल हो गया? ये सब कैसे हुआ? अम्मी मुझे नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहो। पर भाभी अब वलीमा कैंसिल कर देंगी क्या? हाँ भाभी करना ही पड़ेगा कैंसिल, अगर अब नहीं किया तो ख़ानदान वाले बातें बनाएंगे। उफ़ अल्लाह क्या मुसीबत है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं या फिर इरफा के इवेंट कोई भी करने जाते हैं ना, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, सारे प्लान्स कैंसिल करने पड़ते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद नुमान को भी अभी अपनी शादी पता नहीं क्यों पोस्टपोन होती दिखती है। बेटा नुमान तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारी शादी हम 1 साल के बाद ही कर सकते हैं, वरना ख़ानदान वाले क्या बात करेंगे। नुमान कहता है कि अम्मी मेरे नसीब में तो लगता शादी है ही नहीं। इरफा से शादी करने लगा, इरफान ने अहमद से शादी कर ली, फराज से शादी करने लगा, अहमद की अम्मी का इंतकाल हो गया। अब शादी 1 साल पोस्टपोन हो गई। लगता है मेरी शादी तो मेरे नसीब में लिखी ही नहीं है। इरफा वहाँ खामोश बैठी हुई होती है और उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है। जब सब घर वाले आते हैं और दादी को आखिरी बार विदा करने के लिए सब देख रहे होते हैं तो इरफा को तो उनकी आखिरी बातें याद आ रही होती हैं कि दादी ने उसे कुछ कहा था और उस वक्त अहमद ने बहुत बुरी तरीके से दादी के बिहेव किया था। इससे पहले कि कोई किसी और पे शक करता या कहता कि किस्मत का लिखा है, इरफा सीधा अहमद को देखती है जो मुतमईन नज़रों से दादी को देख रहा होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दादी की ऐसी हालत के पीछे अहमद का ही हाथ है। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। इरफान दिल में कुछ बड़बड़ाई थी, पर वहाँ अहमद बहुत मुतमईन तौर पर चुपचाप खड़ा होता है, ना किसी को कुछ कह रहा होता है ना कुछ और। उधर अहमद के अबू रो रो कर उनकी हालत बुरी हो चुकी होती है। उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वो व्हील चेयर पर उड़ जाते और फिर अहमद के पापा अपने बेटे को बोल रहे होते हैं कि बेटा आखिरी रस्मात में तो मैं नहीं हो सकता, तुम ही ये आखिरी रस्मात निभा लो। कुछ लोग होते हैं अहमद की फैमिली वाले जो दूर से पंजाब से आए हुए होते हैं और कुछ लोगों को भी आना होता है तो वो रास्ते में होते हैं।
कुछ तो आ पाते और कुछ नहीं आ पाती। कुछ लोग तो इसलिए आ रहे होते कि इरफ़ा और अहमद का वलीमा हो रहा होता है, इसलिए वो ख़ानदान का पहला इवेंट एंजॉय करने आ रहे होते। उन्हें क्या पता होता है कि खुशी के घर में इस तरह से मातम हो जाएगा। खैर, लोग जब वो आए और अहमद से ताज़ियत करने लगे तो अहमद के चेहरे पर कोई तासुरात ही नहीं थे। इरफ़ा टिकटकी बांध कर अहमद को देख रही होती है कि जैसे अहमद में उसे कोई कुछ कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पर उसे पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली बात क्या है। इससे पहले कुछ समझ पाती कि वो देखती है कि दरवाजे पर कोई आया है। आप कौन? मैं अहमद का कज़न हूँ। मेरा नाम, हाँ हाँ, बिलाल। आओ आओ, तुम्हारा अपना ही तो घर है बिलाल। वो अपने कज़न को मुखातिब करते हुए कहता है। ये कौन है अहमद? शी इज़ माई वाइफ, ओनली माइन। अच्छा अहमद, वैसे इतनी खूबसूरत हसीना तुम्हारी याद लगे कैसे अहमद? अहमद को शदीद गुस्सा आ रहा होता है। देखो, ये मेरी बीवी है तो इज़्ज़त से बात करो, ठीक है? भाभी बोल सकते हो तुम इसे। भाई, हमारी ऐसी का किस्मत कि हमें तुम्हारे जैसी अच्छी मिल जाती। हम तो बस खाला के रिश्ते में ही पड़े हुए हैं। मतलब क्या बताएं, ख़ानदान में इतने रिश्ते थे पर अहमद साहब ने आपको चुना। क्यों? क्योंकि अहमद साहब की पहले मंगनी हुई थी हमारे चाचा के बेटे से। चाचा का जो बेटा है ना, उसकी जो भतीजी थी ना, भतीजी, हाँ, उससे हुई थी। उसका नाम था, अरे यार, पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है तू? क्यों भाई, तूने इसे सच नहीं बताया? इरफा उस पर तशवीश में होती है। कौन सा सच? यही सच कि उसका नाम था जोया और इसने उससे मंगनी की थी सारे ख़ानदान वालों से लड़ कर के। इसकी और उसकी उम्र में काफ़ी एज गैप था। ये उससे कुल 10 साल बड़ा था। मंगनी तो की थी, फिर वो यहाँ आ गया था, लेकिन क्या ही कहा जा सकता था। यहाँ आकर साहिबजादों ने शादी कर ली। वहाँ ये फरमान जारी कर दिया कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, आपको हमारी तरफ से जो माली इमदाद चाहिए हम दे सकते हैं। इसके आसरे पे उस लड़की के जो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे वो तो भगा दिया। अब तो उसके लिए एक ही रिश्ता आया था जो उसने इनकार कर दिया। और अब क्या? अब तो घर वालों ने मिलकर मेरी मंगनी वजन इंसान से करवा दी। मतलब सोया से मंगनी तुम्हारी हुई है? हाँ जनाब, वो मैं यहाँ आया था, मैंने सोचा था तुम्हारी खुशियों में शरीक होकर तुम्हें दावत दे के जाएंगे। ये हमारी इवेंट भी होने वाला है, बस 4 दिनों के अंदर हमारी शादी है, फिर भी हम यहाँ पे आए क्योंकि सारे घर वाले कह रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब जाओ, उनसे मिल के आओ। अब वो इतने बड़े लोग हो गए, हमारे से तो मिलने आएंगे नहीं, हमें ही जाना चाहिए। और शादी का इन्विटेशन भी दे देना। पर यार, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे तो किस्सा ही कुछ और चल रहा था। सब ठीक तो था ना, फिर अचानक क्या हुआ? हाँ सब ठीक था, पर जोया, जोया का क्या? अहमद के मुंह से जोया का नाम सुनते इरफा को झटका लगता है। क्या हुआ इरफा भाभी? वो कुछ नहीं, मैं चाह रही हूँ आप खुद बात कर लीजिए। तुम्हें क्या ज़रूरत थी इरफा के सामने जोया को बीच में लाने की? मैं बीच में लाया था? मोहब्बत के दावे किए थे ना तुमने उससे, क्या किया उसके साथ? हाँ, मोहब्बत है, मोहब्बत दे करके मंगनी की, सबके खिलाफ जाकर शादी नहीं की उससे। और इससे तुमने शादी कर ली? देखो, मेरे मैटर्स के बीच में बात मत करो। वो गुजरा हुआ कल था। अच्छा, ज़िंदगी में दूसरों को मोहब्बत का यकीन दिलाना और फिर बहुत ही जल्दी उन्हें गुजरा हुआ कल कह देना इतना आसान है तुम्हारे लिए मिस्टर अहमद, पर हमारे लिए नहीं। अब तुम्हारी वजह से उस लड़की से मुझे शादी करनी पड़ रही है, और जिसे मैं पसंद करता था वो, यार वो क्या, फिर मैं जोया से शादी करा तो उससे शादी तो कर ही नहीं सकता ना, ख़ानदान वाले जो खिलाफ है मेरे। अच्छी दोस्ती निभाई, अच्छे कज़न पंती निभाई है तुम्हें, पहले नंबर का है तू। क्या बेवकूफ़? नहीं, स्मार्ट है तू। तूने इतनी अच्छी चाल चली कि इतनी मासूम सी इंसान को भी अपनी लपेटे में ले लिया। वो तो बेचारी तुम्हारे बारे में पूरा सच तक नहीं जानती होगी जैसे मैंने सुनी। ख़बरदार जो तूने इरफा को सच बताने की कोशिश की, वरना तुम्हारा भी हाल वो होगा जो दादी। क्या तुमने अपनी दादी को भी खुद मारा है अहमद?
खामोश हो जाओ, आहिस्ता बोलो, क्या बोली जा रही है बकवास। सब लोग अपने गम में डूबे हुए होते, कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। पर इरफा को कुछ लगता कि वो कुछ बोले थे जो मामला इतना अजीब साउंड कर रहा था। इरफा इरफा तुम अभी तक वहाँ खड़ी हो, तुम जाओ ना, हमारे कज़न के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर लो। जी हाँ, हम खाना ले आते हैं। इरफा खामोशी से वहाँ चली जाती है किचन में, लेकिन इरफा को ये बात दिमाग में चल रही होती है, इसे क्या बात कर रहे थे कि वो ऊंचा आवाज़ बोलने की कोशिश कर रहा था और अहमद उसे डांट रहा था। क्या ही बात हो सकती है ऐसी, क्योंकि इरफा बहुत सारी चीज़ों के बारे में नावाकिफ़ थी, जैसे कि अहमद की दादी ने कहा था। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके बारे में इरफा को कुछ नहीं पता था। इरफा एक पल के लिए तो यही सोच रही थी, क्या अहमद अपनी दादी को मार सकता है। इरफा को ये ख्याल आता है कि अहमद अपनी दादी को मार सकता है, फिर वो अगले ही पल ये सोचने लग जाती है कि कोई भी इंसान अपनी दादी को नहीं मार सकता, बिल्कुल भी नहीं। पर अहमद के पास उनकी फैमिली ही नहीं थी। अहमद 2 मिनट के बाद जब अपने कज़न को ड्राइंग रूम में बैठा के आ जाते हैं तो फ़ौरन वो किचन में आ जाता है और वो इस इरफा के बहुत करीब खड़े होकर कह रहा होता है, हाँ इरफा मैं। इरफा बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तुम कब आए? आपसे जनाब से सीधा तुम? दिस इज़ नॉट फेयर इरफा। इरफा को ये समझ नहीं आता। अहमद घर में डेथ हो गई, अब तुम्हें रोमांस की सूझ रही है। क्या करूँ यार, जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी होगी उतनी हो सकती है ना। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी छोटी करना चाहता तो वो मेरे से पंगा ले सकता है। अहमद इरफा अहमद को अजीब नज़रों से देख रही होती। अब क्या हुआ? नाइटी नहीं पहननी थी ना तुम्हें? तुम तो शुक्र मनाओ कि तुम अब नाइटी नहीं पहनोगी सबके सामने। अहमद जी, कहीं आपने तो ये सब, हाँ डार्लिंग, आप ये सब सोच रहे हो कि ये सब कुछ मैंने किया कि नहीं किया? मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। डार्लिंग ये सब कुछ मैं नहीं किया है। जैसे ही आप रूम में आए हम आपके पीछे पीछे आए, हमने देखा था, हमने दादी को कहा था इरफा को हम कुछ देने लगे हैं, दादी को बॉक्स दिया था ताकि दादी सीढ़ियों से चढ़ के आए, और सीढ़ियों पे तो हमने वो थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बेचारी दादी फिसल गई और बच्चे भी नहीं। क्या कहा था दादी ने? अहमद बेटा तुम अपनी ज़िंदगी का पूरा सच इरफा को बता दो। तुम्हें बता देता ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ और मैं पूरी ज़िंदगी अकेला रहूं। वो मोहब्बत जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी तड़पा हूँ, दादी चाहती थी मज़ीद और तड़पूँ मैं उस मोहब्बत के लिए, जो कि मैं नहीं चाहता। जो भी मुझे चोट पहुँचाएगा मैं उसे ख़त्म कर दूँगा, हमारे और आपके बीच में जो आने की कोशिश कर दूँगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूँगा। इरफा बहुत डर जाती है। अहमद आप इतने सीरियस टॉपिक पे मजाक नहीं कर सकती हो। उफ़ माय डार्लिंग, जब मैं सच बोलता हूँ तो मैं मजाक लगता है, जब मैं मजाक करता हूँ आपको सच लगता है। बताओ आप ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ? फैमिली? वो मेरी फैमिली कभी भी नहीं थी। मुझे हमेशा अपनी दादी से नफ़रत थी। वो की वजह से, उनकी वजह से मेरी अम्मी नहीं रही। मतलब मेरी दादी मेरी अम्मी को सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि मेरे पापा ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। और ख़ानदान में जैसे आज जोया को मैं छोड़कर तुमसे शादी की है ना, मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया था। मेरी दादा ने अपनी बेटी का जो बेटी थी, यानी कि मेरी जो बुआ थी, उनकी नंद की बेटी थी, क्योंकि वो वट्टा सच्चा कर रहे थे। वट्टे सच्चे में उन्होंने हमारी बुआ की शादी तो करवा ली थी, लेकिन अब उनकी नंद रहती थी जिसकी बाबा से शादी होनी थी। बाबा हमारी अम्मा को खुद ब्याह के लिए आए थे और नानी को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उनकी इकलौती ही बेटी थी, जैसे तुम अपने बाबा और अम्मा की इकलौती बेटी हो। जब हमारे बुआ के साथ इतना कुछ बुरा होता था तो दादी की जो सास थी, यानी कि मेरी दादी, उन्हें ये प्रेशराइज किया जा रहा था, और इतने प्रेशराइज के चक्कर में बाबा ने सारे ख़ानदान से रिश्ता तोड़ दिया था। और जो दादी थी, और तुम्हें आधा सच पता है थी, और मेरी एक बुआ भी थी। मेरी बुआ को भी मेरी अम्मी सख्त नापसंद थी, और उन्होंने ही मेरी अम्मी के साथ अहमद रोना शुरू कर देता है। रो रो के वो ज़मीन पे फूट फूट के रो के गिर जाता है, और वो फिर फ़का पाँव पकड़ के कह रहा होता है कि मेरी अम्मी तो मेरे से सबने छीन ली है। तुम मुझसे दूर मत जानो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ,
लेकिन मुझे हालातों ने ऐसा बनाया है। मैं ऐसा बुरा नहीं हूँ। इरफ़ा को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। जब वो अहमद को इतना रोते हुए देखती है तो वो उसके पास बैठ जाती है और वो उसे कहती है कि यार तुम रो मत, तुम्हें पानी का गिलास देती है। तो मैं जब ला कहता पूरा सच मुझे बता देना, मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूँगी। अहमद फिर बहुत मुश्किल से अपने रोने को रोक कर इरफ़ा का हाथ पकड़कर अपने आगे का सच बताना शुरू कर देता है। और फिर मेरी अम्मी बेचारी को खून की कमी थी। फिर भी डॉक्टर ने जब मना किया था कि अगले 3 साल तक कोई फैमिली प्लानिंग की कोशिश मत करना, लेकिन इन लोगों ने अम्मी को और बच्चा चाहिए करके अम्मी को एक और बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया। जब अम्मी का उस वक्त बहुत बुरा हाल हो रहा था तब अम्मी काम भी कर रही थी, क्योंकि तब बुआ भी प्रेग्नेंट थी और अम्मी भी। क्या हुआ बेटा? और रिपोर्ट्स वाली बात हमारे बाबा को कभी बताई नहीं गई। मेरे पापा घर में रहते ही बहुत कम थे, उन्हें इतना ज़्यादा पता ही नहीं थी अम्मी की कंडीशन। और फिर एक दिन अम्मी ऐसे ही सीढ़ियों से गिर गई थी इरफ़ा, और वो सब कुछ मेरी बुआ और दादी ने किया था और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। इरफ़ा अगर आपको लगता है कि अपनी दादी के साथ कुछ गलत किया है तो ये भी याद रखिए उन्होंने हमारी अम्मी के साथ जो किया था वो गलत था। इरफ़ा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो अहमद को कहे तो कहे क्या। अहमद, मैं ये सब बता दूँगी सबको। इरफ़ा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, तुम कैसे ऐसा कर सकती हो मेरे साथ? प्लीज़ मेरे से दूर मत जाओ। एक तुम ही हो जिसकी वजह से मैं अब तक ज़िंदा हूँ, वरना मैं कब का मर चुका होता। मैंने मरने की भी कोशिश की थी, मैं मरा भी नहीं। इरफ़ा प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इरफ़ा अहमद से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह